डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने से कैसे आपको फ़ायदा होगा। और मैंने एक तकनीक निकाली है जिसका नाम मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर CFL। तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये न्यूज़पेपर CFL है क्या आखिर। तो पहले मैं लिखता हूँ न्यूज़पेपर CFL। ठीक है, पेपर की स्पेलिंग सही मैंने लिखी है, PAPR। अब फायदा क्या है न्यूज़पेपर पढ़ने का? तो एक रियल लाइफ स्टोरी से मैं आपको बताता हूँ। दो दोस्त थे, एक जमाने की बात है। दो दोस्त थे। अब एक का नाम ए था, एक का नाम बी था। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। ए भी उतना ही अच्छा था जितना बी, और बी भी बहुत अच्छा था। और फिर क्या हुआ कि क्लास में भी दोनों टॉपर थे। लेकिन अब ए जो था वो बुक्स पे पूरा फोकस करता था बहुत अच्छी तरह से, और बी भी बुक्स पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करता था, लेकिन साथ ही साथ वो न्यूज़पेपर भी पढ़ता था। और फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर जो कंपटीशन उन्होंने फेस किया, तो बी आसानी से कंपटीशन इसने क्लियर कर लिया। इसको इंटरव्यू में भी आसानी हुई और बहुत अच्छी तरह से ये सक्सेसफुल हो गया, है ना। तो ये फायदा हुआ बी को। तो बी को क्यों न्यूज़पेपर पढ़ने से फायदा हुआ, जिससे वो कंपटीशन भी क्लियर कर लिया? तो देखो, होता क्या है कि अब कहीं भी आप कोई भी कंपटीशन देंगे, एक तो आपको रिटन होता है ना। एक चीज होती है रिटन, और एक चीज होती है इंटरव्यू। ठीक है, तो रिटन और इंटरव्यू में आपको किसी टॉपिक पे बोलना पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। रिटन में लिखना पड़ता है, इंटरव्यू में उस चीज के बारे में बोलना पड़ता है। तो ए क्या करता था, अब किसी का नाम नहीं ले रहे हैं हम, ए और बी करके समझा रहे हैं। तो ए क्या करता था कि अपनी किताब का उसको ज्ञान था, कंसेप्ट का भी ज्ञान था, लेकिन वो अब लेटेस्ट फैक्ट से अनभिज्ञ था। वो लेटेस्ट फैक्ट से अनभिज्ञ था। ठीक है, उसको लेटेस्ट फैक्ट्स नहीं समझ में आते थे, उसको कुछ समझ नहीं आता था उस तरीके से, और रिलेट नहीं कर पाता था, वो जोड़ नहीं पाता था अपने को जो चीजें हो रही हैं रियल लाइफ सिचुएशन से। लेकिन बी जो है वो अपने जो पढ़ाई उसने पढ़ी है वो अपने रोजमर्रा की घटनाओं से उसको जोड़ पाता था। ठीक है, अब मैं चूंकि कॉमर्स का टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, अकाउंटेंसी, इंग्लिश भी पढ़ा देता हूँ। तो अब जैसे कि कंसेप्ट है जीडीपी, तो ए जीडीपी जान रहा है, लेकिन वो इतना नहीं जान रहा है कि अभी लेटेस्ट क्या जीडीपी है, और लेटेस्ट भी अब इकोनॉमिक्स के जीडीपी अब किस क्वार्टर में क्या जीडीपी है, इस तरह की भी डिटेल अगर एनालिसिस होगी वो नहीं जान पाएगा। तो होता क्या है कि अब जैसे ये कोई चीज बोल रहा है, तो इसके बोलने में एक तो कंसेप्ट भी है, ठीक है, फिर वो फैक्ट भी बोलेगा, और फिर इसकी भाषा भी अच्छी होगी। और अगर ये तीनों पैरामीटर्स पे ये खरा उतरेगा कि इसमें कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, उसके अलावा कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। जब वो बोलेगा तो सुनने वाले को लगे कि उसको कंसेप्ट पता है। फैक्ट, उसको कुछ फैक्ट्स आने चाहिए उस टॉपिक के बारे में, राइट। और उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, सुनने में अच्छा लगे, नहीं तो कोई क्यों सुनना चाहेगा। अब हमारी एक समस्या है कि हिंदुस्तान में क्रेज हो गया है अंग्रेजी का, और जितने डेवलप्ड नेशन हैं वहां उनकी मातृभाषा ही हायर स्टडीज में मातृभाषा में पढ़ते हैं। अब हमारी ऐसी लाचारी है कि जो हाई लेवल की किताबें हैं और हायर एजुकेशन वो हिंदी में नहीं है या लोकल लैंग्वेजेस में नहीं है। हमें मानो या ना मानो अंग्रेजी में वी हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड, दैट इज आवर नेसेसरी ईवल। तो खैर उसको निगेटिव ना लेते हुए हमें दो चीजों में अपने को मजबूत करना है। एक तो नॉलेज भी जो हमारा सब्जेक्ट है
और अंग्रेजी में भी, तो अच्छा ही है ना, हम लोग कुछ सीख भी रहे हैं। कोई भाषा सीखना और उसमें निपुण होना कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है। तो ये अगर कहीं कुछ बोलता था तो इसमें खाली कंसेप्ट इसको पता थे, फैक्ट्स की जानकारी इस व्यक्ति को कम थी। मिस्टर ए को न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं था, ठीक है। और लैंग्वेज भी इसकी ठीक थी, लेकिन वैसी नहीं थी जैसे बी की थी। अब बी पूरा क्रेडिट देता है न्यूज़पेपर पढ़ने को, समझ रहे हो। अब मैं एक आर्टिकल की मदद से समझाऊंगा, मैं न्यूज़पेपर उठाऊंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर आपको मदद करता है आपके सीएफएल को डेवलप करने के लिए। अब देखो, सबसे पहले एक चीज को समझना है कि जब भी न्यूज़पेपर उठाओ, कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, लेकिन चूंकि मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो मुझे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़पेपर काफ़ी पसंद है, तो मैं बिजनेस लाइन मेरा पसंदीदा न्यूज़पेपर है, बिजनेस लाइन। अब जब भी आप अखबार खरीदें, ये ना सोचें कि आपको एक एक अक्षर पूरा का पूरा हर पेज का पढ़ना होगा, ये आपके लिए असंभव सी चीज़ हो जाएगी। और फिर इस चीज़ को आप नहीं कर पाएंगे तो आपको एक गिल्टी फीलिंग होगी कि पैसे लग रहे हैं, माँ बाप का पैसा लग रहा है, खुद का कमाया हुआ पैसा लग रहा है, लेकिन उससे हम पूरा पेपर पढ़ नहीं रहे, वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये सोच निकाल देनी है कि आपको पूरा अखबार पढ़ना है, ठीक है। बट आपको चुनना होगा कि इसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, तो आप पहले पूरा पेपर पलटाओ, ठीक है। पहला स्टेप ये है। मैं क्या करता हूं, अब जैसे फ्रंट पेज पे मुझे ये हेडलाइन मोमेंटम ऑफ FY आप समझेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 सस्टेन्स बट सम हेडविंड्स अहेड, फिनमिन। अब फाइनेंस मिनिस्टर को लोग फिनमिन कहते हैं, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर फिनमिन ने कहा कि मोमेंटम अच्छा है साल 2023 का, मोमेंटम है ना, स्पीड जो बढ़ती है एक फ्लो के साथ, तो मोमेंटम आता है, उसमें वेट का भी ये होता है। खैर फिजिक्स में नहीं जा रहे हम लोग, इकोनॉमिक्स की बात है कि ग्रोथ अच्छा होने जा रहा है और एक क्या बोला जाए, एक स्पीड पकड़ ली है चीज़ों ने। तो ये आर्टिकल मुझे लगा कि मुझे जानना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये उसके नीचे एक इकोनॉमिक रिव्यू दिया हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड फ्यूएल्स स्टेलर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्टेलर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्टेलर का मतलब होता है गुड, अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो अब देखिए, मैं इसको 1 मिनट यहाँ फिक्स करूं, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये आर्टिकल मुझे अच्छा लगा, तो मेरे मन में है कि इसको हम पढ़ेंगे, ये वाला। उसके बाद अगला पेज मैंने पलटाया, अब इसमें बैजूस डिनाइज पीएफ डिलेस येट पे 39 करोड़ ड्यूज लास्ट मंथ। तो आप न्यूज़ भी सुन रहे होंगे या नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन ये आपको पता होगा कि बैजूस के साथ प्रॉब्लम हो रही है। बैजू इज गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम, बैजू इज इन ट्रबल्ड वाटर्स, एक एक्सप्रेशन मैंने पढ़ा, ट्रबल्ड वाटर्स। एनीवे, तो ये भी मैं पढ़ूंगा बाद में। फिर ये मुझे अच्छा लगा, इंडियाज ग्रोथ ड्यूरेबल बट हेडविंड्स में पोस्ट चैलेंज, फिनमिन रिपोर्ट। अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, तो फिनमिन फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए भी बोल दो भाई, फिनमिन रिपोर्ट, शॉर्ट में एक बात हो गई, है ना। तो ये जो है पहले पेज के आर्टिकल से ये रिलेटेड है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अब देखो, अब इसी प्रकार इस पेज से मैंने यही चीज उठाया, बाकी हमको फर्क नहीं पड़ा बाकी क्या आर्टिकल है। आरबीआई सर्कुलर और नेटवर्क चॉइस सीइंग हेल्पिंग रुपए ग्रो, ठीक है, न्यूज है, लेकिन हमको अपने मतलब का, मेरे काम लायक ये मिल गया क्या, कि हमको अभी इकोनॉमी कैसा कर रही है, ये चीज हमको ये बताएगा ये आर्टिकल। फिर यहाँ पे है माइक्रॉन डील मैक्रो एडवांटेज। तो कुछ दिन पहले मैंने पेपर पढ़ा था कि हमारी कंट्री ने एक क्या बोला जाए, उसको क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट वर्ड बताओ, 2 कंट्रीज आपस में तय करती हैं कि कुछ करेंगी मिलके, एग्रीमेंट, गुड, ये मैं सुनना चाहता था। तो 2 कंट्रीज, ये शायद ताइवान है, ताइवान सबसे बड़ी माइक्रो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर की चिप्स बनाती है,
तो माइक्रॉन करके कंपनी है, वो सेटअप होने जा रही है गुजरात में सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेमीकंडक्टर। हमारे मोबाइल हुए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हुए, सेमीकंडक्टर पे चलते हैं, समझ लो। तो उसके बारे में कुछ है, ठीक है, ये इच्छा है पढ़ने की, लेकिन मुख्य चीज़ मुझे मिल गई। अब देखो, अगर यही आर्टिकल हम पढ़ लिए तो हमको क्या फ़ायदा हुआ, देखो हमको क्या बात समझ में आई। पहले जो मेरे ब्रेन में चीज़ें रिटेन हुई हैं वो मैं बताता हूँ और फिर उसको एडप्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि कोई भी आर्टिकल का हम लोग CFL निकालेंगे। तो CFL का मतलब क्या हुआ, देखिए C अभी मैंने बताया था, मिस्टर बी के पास कंसेप्ट भी है, उसके पास फैक्ट्स भी हैं और उसके पास लैंग्वेज भी है। तो कोई एक ही आर्टिकल रोज साध लो ना, और आज से मैं रोज एक आर्टिकल का वीडियो बना के रोज अपडेट करूंगा। उस एक आर्टिकल में मैं आपको सिखाऊंगा कि उसका C क्या है, F क्या है, L क्या है, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है बिजनेस लाइन का, मैं लिख रहा हूं, ये है बिजनेस लाइन, किस तारीख का है, ये है फ्राइडे जुलाई 7, ठीक है, जुलाई 7 2023, और ये पेज 1 का है। पेज 1 पे ये आर्टिकल है, पेज 1। तो आर्टिकल का टॉपिक क्या है, मोमेंटम ऑफ है ना, फाइनेंशियल ईयर 23, momentum of financial year 23 sustains. Momentum of financial year 23 sustains, but some headwinds. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। Some important headwinds ahead. अब ये कौन बता रहा है, फिनमिन। ये फिनमिन, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह लो, फाइनेंस मिनिस्टर कह लो, शॉर्ट फॉर्म है फिनमिन। अब इस आर्टिकल में सबसे पहले कंसेप्ट, उसके बाद फैक्ट्स और लैंग्वेज हम लोगों को निकालना है। तो मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा और मुझे कुछ चीजें समझ में आई। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं। तो ये पंक्ति शुरू होती है, ये आर्टिकल शुरू होता है कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट सेज दैट, द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट सेज दैट द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज सस्टेनेबल, ठीक है। हम हूबहू तो लाइन नहीं ना रिपीट करेंगे, हूबहू तो वो जो आर्टिकल जो लिखे हैं सेम टू सेम। अब हमको जो मेरे दिमाग में याद रहा, सस्टेनेबल वर्ड कनेक्ट मैंने किया कि द कंट्री सीइंग सस्टेनेबल ग्रोथ इन इट्स इकोनॉमी। तो एक चीज को पकड़ो, ग्रोथ सस्टेनेबल है। ग्रोथ क्या है, सस्टेनेबल है, कि द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज सस्टेनेबल एंड इट इज ऑल्सो ड्यूरेबल। तो ग्रोथ को और परिभाषित किया गया, ठीक है, सस्टेनेबल प्लस द ग्रोथ इज ड्यूरेबल। सस्टेनेबल वर्ड क्या है कि अपने को सस्टेन कर रहा है, ऐसा नहीं कि ग्रो हुआ फिर खुद से नीचे गिर गया खत्म हो जाए, नहीं, वो अपने को मेंटेन कर रहा है, ग्रोथ इकोनॉमी की मेंटेन हो रही है, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ कि एक डेटा दिया गया, कि डेटा क्या है, वो फैक्ट है कि जो हमारा लास्ट क्वार्टर था साल 2022-23 का, 22-23 का, तो लास्ट क्वार्टर क्या है, जनवरी फरवरी मार्च, 7.2% ग्रोथ देखा गया इकोनॉमी में। कितना परसेंट देखा गया, 7.2 इस क्वार्टर में, 3 महीने का ग्रोथ 7.2। तो अब इस ग्रोथ से, अब देखो, अब ये आपको क्या फील होगा कि आने वाले समय में भी ग्रोथ कैसा रहेगा, ग्रोथ अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इससे आगे के समय का गेसवर्क आप कर सकते हैं। तो यही कहा गया कि शुरुआत हुई थी 2022 में, थोड़ा सा कम था, 6 था, 6.5 था, लेकिन गाड़ी मोमेंटम पकड़ चुकी है, एक स्पीड में आ गई है। और ये फील किया जा रहा है
कि साल 23-24 जो भी चल रहा है वो अच्छा होगा। ठीक, तो अब जो है जब भी ये, अब देखो मैं अब समझा रहा हूं कि इसमें कंसेप्ट क्या है, कि ये आर्टिकल सबसे पहले ताल्लुक रख रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक अगर कुछ भी आपको बात करनी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो वो आप अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते हैं या कोई और भी कुछ नहीं बोल सकता है। अगर आपको कुछ इसका निष्कर्ष निकालना है, कोई बात कहनी है, तो हमेशा याद रखना कि मैक्रो इकोनॉमिक पे जो आप निष्कर्ष बोलेंगे उसका आधार होगा कुछ डेटा, कुछ रिसर्चेस हुए होंगे, कुछ सर्वेज हुए होंगे। तो इसमें जो भी आप बोलते हैं उसका सर्वे होगा। ठीक है, किसी रिसर्च पे आप बात करेंगे उस आधार पे। ठीक है, कुछ स्टडी होगी, तो ये जो फाइंडिंग होगी वही आप बोल पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है देश। ठीक है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उस तरह की कंपनीज होती हैं। तो अब इस अखबार में मुझे 2 कंपनीज का नाम मिला। देखिए, एक कंपनी का नाम मिला, एक है S&P ग्लोबल, बहुत बड़ी फेमस कंपनी है, और एक है फिच रेटिंग्स। लिखो, ये है रिसर्च, ये कंसेप्ट समझो, और कंसेप्ट से रिलेटेड ये कंपनी है, ये है फिच, FIPCH, फिच रेटिंग्स, और दूसरी है S&P ग्लोबल। ठीक है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स। इसको याद रखना। इन दोनों कंपनीज के बारे में आप और पता कर लेंगे गूगल करके। तो ये कंपनीज जो है वर्ल्ड वाइड जो है डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमीज का विश्लेषण करती हैं और अपना रिपोर्ट देती हैं। ठीक है, तो इन कंपनीज ने भी रिसर्च करके ये बताया है, और इसी का संज्ञान लेते हुए, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द डेटा रिलीज बाय दीज कंपनीज, अब हमारे कंट्री में भी रिपोर्ट्स बन रही है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी अपनी रिपोर्ट दी, और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो रिपोर्ट्स हैं किससे और ये रिलेटेड होती है, हमारे देश में भी तो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, CSO। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे एक कंसेप्ट आपने समझा, अब इसमें दूसरा कंसेप्ट यहां साफ दिया हुआ है कि हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब ये आर्टिकल आपको आगे बहुत सारे आर्टिकल्स में मदद करेगा। अब किसी भी इकोनॉमी का अगर आप आकलन करेंगे, किसी भी इकोनॉमी का अगर आप आकलन करेंगे, तो किस आधार पे, किस पैरामीटर पे आप पता करेंगे कि इकोनॉमी बढ़ रही है या घट रही है या क्या हो रहा है इकोनॉमी के साथ। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये देखो कि देयर आर हाई फ्रीक्वेंसी की इंडिकेटर्स, इसका नाम है हाई फ्रीक्वेंसी, ये कंसेप्ट में आ जाएगा कि हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताते हैं, इनका जो डाटा निकलता है वो बताएगा कि आपकी इकोनॉमी कैसा कर रही है। जैसे किसी की तबीयत खराब होती है तो ब्लड टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट आती है। तो इकोनॉमीज के भी कुछ पैरामीटर्स हैं। तो अब ये 3 मुख्य जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इनको 3 में पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये इस आर्टिकल में था। तो सबसे पहले है कि किसी भी इकोनॉमी में, खासतौर से हमारी इकोनॉमी में, एक बहुत प्रीडोमिनेंट रोल है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर बढ़ा या घटा, तो बात हुई एग्रीकल्चर की। ठीक है, एग्रीकल्चर के क्या इंडिकेटर्स है, तो एग्रीकल्चर में अगर फर्टिलाइजर का सेल बढ़ा तो उसको माना जाता है कि ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, फर्टिलाइजर लग रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है। दूसरी चीज कि अगर ट्रैक्टर का सेल बढ़ा तो जरूरी है, खेती के लिए ट्रैक्टर बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद कुछ क्रॉप्स राबी क्रॉप्स होते हैं, कुछ क्रॉप्स खरीफ क्रॉप होते हैं, है ना, जो विंटर क्रॉप हैं और जो समर क्रॉप हैं। ठीक है, तो अगर उनमें उनके प्रोडक्शन में अगर इंक्रीज हुआ
तो समझेंगे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अच्छी है, वो इंडिकेटर अच्छा है। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको इसके इंडिकेटर्स। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो इसमें भी दिया हुआ है कि इट इज IIP, है ना, इंडिकेटर ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, IIP इंडेक्स बोलते हैं, IIP इंडेक्स। IIP का अर्थ क्या हुआ, इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। समझ रहे हो। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, पता नहीं कितने लोगों को जानकारी होगी इस बात की कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी कंट्री में उसको नापने का बैरोमीटर क्या होता है, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल होता है, तो वो है इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि इंडेक्स नंबर इट इज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ए नेशन। किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को नापने का बैरोमीटर है इंडेक्स नंबर। सही है। अब इंडेक्स नंबर हमारे देश में जो बनाया जा रहा है उसका एक बेस होता है, मतलब किसी साल की तुलना में इस साल के प्राइसेस को आप नापिए, 10 साल पहले क्या था अभी क्या है, वो इस तरह की बात होती है ना। मान लो 10 साल पहले कोई चीज अगर 100 रुपए में आ रही है, अब वही चीज 110 में आ रही है, तो कितने का ग्रोथ हुआ। हम लोग क्या करेंगे, अभी का बजाय 10 साल पहले का प्राइस इंटू 100, तो ये कितना आया, ये 110% आया, मतलब 100% वो बेस प्राइस हुआ। ये 100 आपका है बेस प्राइस, अब 110 हो गया, तो ग्रोथ कितना हुआ, 100 इससे माइनस कर दो, 10%। फिर मैं और बताऊंगा इंडेक्स नंबर वाला जो मेरा क्लास होगा, उसमें हर तरह से हम लोग इंडेक्स नंबर उसके वेरिएशंस पे बात करेंगे। ठीक है, अब हमारा एक चीज जान लो कि देश में प्रोग्रेस कितना हुआ, तो हमारे कंट्री में इंडेक्स नंबर का जो बेस ईयर है ना वो 2011-12 है। कौन सा है, 2000, ये हम लोग 2011-12 से कंपेयर करते हैं। इस साल जो जिन जिन चीजों का प्राइस था उसके कंपैरिजन में अभी क्या प्राइस है, डिफरेंस पता कर लेते हैं, तो पता चलता है कितना ज्यादा ग्रो किया है, तो बहुत सी चीजों का आंकड़ा मिलता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि ये IIP इंडेक्स। अब IIP इंडेक्स 2011-12 की तुलना में मैं बता दूं अभी 140% आया है, इंडेक्स नंबर इसका 140%, यानी कि 40% ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। कितना प्रोडक्शन हुआ है, 40% ज्यादा। अब देखते हैं उसके बाद अगर आपका इंडस्ट्रियल और क्या होगा, इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस है उसका और इंडिकेटर्स क्या हो सकता है। अब डोमेस्टिक ऑटो सेल, ऑटो का सेल बढ़ा है डोमेस्टिक में। ठीक है, उसके बाद एक PMI इंडेक्स होता है, गौर से नाम सुनना, PMI इंडेक्स। ठीक है, PMI इंडेक्स क्या है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इसमें ग्रोथ देखा जाता है की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, और PMI इंडेक्स इंडस्ट्री का अलग बनता है, सर्विसेज के लिए अलग बनता है। ठीक है, यहां देखो, यहां पे चूंकि जिक्र हुआ है इस आर्टिकल में PMI इंडेक्स, ये इंडेक्स की ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री और ग्रोथ ऑफ सर्विसेज दोनों का अलग अलग बनता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री का PMI में कितना इंक्रीज हुआ, सर्विस का कितना इंक्रीज हुआ। अब उसी प्रकार जो की इंडिकेटर्स हैं वो सर्विस सेक्टर में वो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया कि आप अगर आप इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में बोलना चाह रहे हैं तो यू हैव टू से कि ग्रोथ कैसा हो रहा है, ग्रोथ सस्टेनेबल है या ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, देन इट इज ड्यूरेबल। अब लैंग्वेज पकड़ो कि ग्रोथ इज सस्टेनेबल एंड ड्यूरेबल। ठीक है, अब बट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज कॉशन्ड, बट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज कॉशन्ड, उन्होंने वार्न किया है अबाउट द हेडविंड्स, cautioned about the headwinds in the economy, cautioned about the headwinds
ये अब जब आप मान लो स्कूल में रहे होंगे 5th 6th 7th में 9th 10th में, अगर वही आपका शब्द ज्ञान, वही वोकैबलरी, वही नॉलेज बेस अभी भी रह गया जब आप बड़े हो रहे हैं 11th 12th में, बीकॉम में हैं, तो आपको क्या ग्रोथ हुआ? आपको चीज़ें जाननी होंगी, वोकैबलरी बेटर करनी होगी। तो देखो, अगर जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनको नेगेटिव फैक्टर्स ना लिखते हुए हेडविंड्स बोला जाता है। ये रोज अखबार में आपको ये शब्द मिलेगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ने उन हेडविंड्स का जिक्र किया है। अब हेडविंड्स क्या होते हैं? अब मान लो आप कहीं जा रहे हो और सामने बहुत तेज हवा आ रही है, बहुत ही तेज, तो आपको दिक्कत होगी चलने में। योर प्रोग्रेस विल बी impeded by that pressure of the air, है ना। इट विल बी ए डेट्रीमेंटिंग फोर्स, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो हेडविंड्स क्या क्या हो सकते हैं? अब अभी आपको पता है, कल परसों के अखबार में मैंने पढ़ा कि रशिया से जो ऑयल का बैरल आ रहा था वो सब रुक गया है थोड़ा सा। वो क्यों रुका है? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कुछ इशू है, उसमें लॉक हो गया है। तो अब जैसे इसको अंग्रेजी में बहुत अच्छी तरह से इस आर्टिकल में कहा गया है जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस। क्या कहा गया है? जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, ठीक है। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस के बाद क्या कहा गया है? जो हेडविंड्स हैं, अब जैसे कि वॉलेटाइल इंटरेस्ट रेट्स, वॉलेटाइल जल्दी उड़ जाने वाला, तुरंत तुरंत चेंज कर रहा है, तो वॉलेटाइल रेट्स, वॉलेटाइल शब्द को पकड़िएगा, वॉलेटाइल। उसके बाद क्या कहा गया है कि इसमें वेरी शार्प करेक्शंस इन स्टॉक मार्केट प्राइसेस, है ना, शार्प करेक्शंस इन स्टॉक मार्केट प्राइसेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि नेगेटिव है, तुरंत तुरंत चेंज हो रही है चीजें, है ना। तो ये सारी चीजें आपको लैंग्वेज में पकड़नी है। तो आपने लैंग्वेज क्या सीखा? ग्रोथ, सस्टेनेबल, ड्यूरेबल। अब एक चीज हमेशा जानो कि आप हो सकता है बहुत सारे वीडियोस देखें, लेकिन वीडियोस में जो आप सुन रहे हैं आपके ब्रेन में नहीं 100% स्टोर रह सकता है जब तक आप अपने से खुद अथक प्रयास ना करेंगे। चीज़ों को थोड़ा सा याद करना है, वर्ड्स को रिपीट करना है। क्योंकि आप कोई भी साइकोलॉजी की किताब उठा के देख लीजिए, एक कंसेप्ट है लर्निंग, है ना। लर्निंग जो है वो आती है रीइंफोर्समेंट से। रीइंफोर्समेंट क्या है? रिपीटिशन। आप अगर चीजों को बार बार रिपीट करेंगे, है ना, तभी आप उस चीज को ठीक से लर्न कर पाएंगे। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल, ठीक है। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल। तो अब आपको कुछ फैक्ट्स पता चला। अब देखिए, अब ये जो हेडविंड्स हैं उससे सावधान होने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है। और फिर फाइनेंस मिनिस्टर आगे कहते हैं कि आगे जो रेटिंग एजेंसीज हैं, SP एंड S&P, कहाँ गया, लिखा था मैंने यहाँ, और दूसरा फिनटेक, तो वो जो रेटिंग एजेंसीज ने दे हैव पेग्ड द ग्रोथ, दे हैव पेग्ड, पेग्ड मतलब एक कांटा फंसाना, ठीक, उसको अटका लेना। सो दे हैव पेग्ड, यहाँ लिख रहा है पेग्ड, PEGD, पेग्ड द ग्रोथ टू 6.5% फॉर द कमिंग ईयर। मतलब ये जो साल है आने वाला, तो उन्होंने चारों क्वार्टर का जोड़ के गेस वर्क दिया है, दे हैव पेग्ड द ग्रोथ। तो ये वर्ड याद रखना, एक तो सस्टेनेबल, दूसरा हेडविंड्स, उसके बाद ग्रोथ को वो लोग पेग करते हैं, एक जगह अटका देते हैं, और ये गेस वर्क में। अब वो कैसे वो अटकाए? दे हैव टेकन द क्यू फ्रॉम, दे हैव टेकन द क्यू। अब ये पेग कैसे किए? दे हैव टेकन द क्यू वर्ड याद रखना। मतलब क्यू क्या होता है कि अब जैसे कि कोई संगीत की महफिल है, लोग बैठे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स अपना लेके, तो जो मेन लीडर है वो इशारा करेगा कि गाना बजाओ, तो उसको बोलते हैं, और बाकी लोग उससे समझ जाते हैं कि उनको शुरू करना है। डिक्शनरी यही बताता है। तो टेकिंग अ क्यू का मतलब इशारा वो समझते हैं किससे? ये जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनसे। तो आपको समझना है की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या क्या थे। तो इकोनॉमी में जो की, हमारी इकोनॉमी कौन संभाल रहा है, ज्यादा पोर्शन किसका है? वो एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्री का है और सर्विस का है। हाँ, सर्विस में एक दो चीजें मैं बताता हूँ, इसके इंडिकेटर्स छूट गए थे, मैं बता दूं। एक है
अब जैसे बैंकिंग एक सर्विसेज है, अब ज्यादा ग्रोथ किस में हो रहा है, 64-65% बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू यूपीआई, है ना। यूपीआई आप जान रहे हो, जो आप पेटीएम कर रहे हो, जो उस तरह से आप यूज कर रहे हो, तो ये यूपीआई सर्विसेज आपकी बढ़ रही है। आपके जीएसटी वगैरह की बात हो रही है, ई वे बिल्स में बढ़ोतरी हो रही है, ई वे बिल्स, समझ रहे हो। उसके बाद ये सारे इंडिकेटर्स हैं। तो अब आप अगर इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में बोलोगे तो हमेशा याद रखना आपकी भाषा स्ट्रांग होनी चाहिए। केवल सौ कुछ बोलोगे उससे काम नहीं चलेगा। तो आपको भाषा दिया ना इस आर्टिकल ने, पेग्ड, क्यू, हेडविंड्स, इस तरह की। दूसरी बात आप समझे कि कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक पे बात करोगे तो आपके पर्सनल व्यू का कोई वेटेज न रिटर्न में है न आपको इंटरव्यू में बोलने में है। आपको संज्ञान लेना होगा, यू विल हैव टू टेक कॉग्निजेंस, रेफरेंस देना होगा कि वो जो बात आप बोल रहे हैं वो कुछ रिसर्चर्स पे आधारित हैं, और वो रिसर्चर्स किन्होंने की है, किसने किया है वो रिसर्च। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, उस तरह के ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर रेटिंग्स वाली कंपनी ने किया है, और किस आधार पे उन लोगों ने भी किया है। अब जैसे इंडेक्स नंबर वाला टूल यूज किया गया है, तो आपको उतना जानना होगा, ठीक है। उसके बाद आप कंसेप्ट्स क्या हो गए, ये सारे कंसेप्ट्स आपने देखे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लो। अखबार में तो केवल आईआईपी इंडेक्स की बात थी, अब मैंने आपको आईआईपी इंडेक्स के बारे में बताया। तो आप भी इस तरह की जो अनयूजुअल चीजें हैं उसके आगे लिख देना आप सी फॉर कंसेप्ट। जैसे मैं क्या करता हूं, अब मैंने यहां पे क्या लिखा है, देखो यहां पे मैंने लिखा है, अब ये है टेकिंग अ क्यू फ्रॉम वेरियस, तो छोटा सा एल लिख दिए हैं, एल आई इंडिकेट फॉर लैंग्वेज, कि ये नया लैंग्वेज मैं इससे सीख रहा हूं। फिर जो डेटा हमको मिला, अब जैसे कि यूपीआई आपका 65.4% इंक्रीज हुआ, ये एक फैक्ट है, ये चेंज हो जाएगा, फैक्ट्स में चेंज बट कंसेप्ट विल रिमेन फॉर एवर। उसके बाद तो मैंने इसको एफ लिखा फॉर फैक्ट। उसके बाद यहां पे दिया गया है कि द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट कार्ड सेट द स्ट्रेंथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड एज फ्यूएल्ड द ग्रोथ। तो अब ये क्या चीज है कि डोमेस्टिक डिमांड ने ग्रोथ को फ्यूएल किया है। ग्रोथ हमेशा फ्यूएल, ये वर्ड हमेशा आपको मिलेगा, फ्यूएलिंग द ग्रोथ, फ्यूएलिंग द ग्रोथ, समझ रहे हो। और अब एक और अच्छी चीज, इसमें एक शब्द आपको मिला था कि ये सारी चीजें कैसे संभव हुई, बिकॉज ऑफ द स्टेलर माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। बचपन से आप गुड 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 बोलते आ रहे हैं, नहीं, अब आपको गुड शब्द को रिप्लेस करना है स्टेलर वर्ड से, ठीक है। इट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टेलर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ठीक है। आज चूंकि मुझे आपको समझाना था तो ज्यादा समय लगा इस आर्टिकल में, अब आप सिस्टम समझ गए हैं। अब मैं बस कौन कौन सा कंसेप्ट है उसको एक जगह लिखूंगा, मैं की फैक्ट्स को लिखूंगा किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड, और मैं लैंग्वेज जो मैंने सीखी है अब मुझे उसको रिवाइज करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं चाहूंगा आप भी करें। अब जैसे कि एक आर्टिकल मुझे अच्छा लगा जीएसटी पे, तो मैंने ऐसे लिख लिया, इसको यहाँ चिपका लिया रजिस्टर में। फिर मैं चाहूंगा कि जो भाषा मैंने सीखी है इस आर्टिकल से मैं हमेशा बोल सकूं, है ना, पेग बोल सकूं, क्यू बोल सकूं, हेडविंड्स बोल सकूं, और हेडविंड्स कौन कौन सा है ये बोल सकूं। तो मैं, देखो ह्यूमन ब्रेन है, हम लोग चीज़ों को हमेशा याद नहीं रख सकते हैं, तो रिवाइज करना है। जो चीज़ मुझे याद रखनी है मैं रिवाइज करूंगा, तो मैंने वहाँ मेन नोट्स बना लिया। अब इसको छोटा सा नोट्स 2 पेज में बन गया, मेन पॉइंट्स। अब जब मन होगा एक हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इकोनॉमी की बात करो तो बहुत कम चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, जीडीपी होगा, बैंकिंग होगी, इन्हीं पे आर्टिकल्स रोज आती जाएंगी, ठीक। तो एक और फायदा क्या होगा अखबार में, एक चीज तो आपने सीखी, आपका सीएफएल मजबूत होगा। दूसरी चीज देखो, मैं थोड़ा मिटा के यहाँ बता रहा हूं कि मान लो कि यही मिस्टर ए या बी कौन था जिसका इंटरव्यू अच्छा गया था, मिस्टर बी। अब मिस्टर बी से इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप क्या बोलते हैं इस टॉपिक पे कि आगे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगा।
तो वो ए से बेहतर बोल पाएगा। ए ने अखबार नहीं पढ़ा, उसको बस पता है इकोनॉमिक ग्रोथ होता कैसे है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, ये वो समझ गया। यू अंडरस्टैंड। अब वो बड़ा फेमस डायलॉग है, अब मुझे हंसी इसलिए आ रही है, आप लोगों को भी आ जाए। एक डायलॉग आप सुनते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो सामने वाला बोलता है मेरे पास माँ है कि नहीं। अब इस डायलॉग से भी थोड़ा सा इकोनॉमी को समझते हैं कि जो पूछ रहा है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसा है, तो ठीक है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो वो मटेरियल वेलफेयर उसका अच्छा है, तो ये जीडीपी की बात हो गई। क्या बात हो गई? जीडीपी की बात हो गई। लेकिन जो खुश है वो बोला मेरे पास तो ये सब भी एक्स्ट्रा, माँ भी है, माँ भी है, और माँ है तो समझो सब कुछ है। तो अब जो माँ की बात किया, तो वो बात किया ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, वो हैप्पी है, ही इज सेइंग दैट आई एम हैप्पियर देन यू एंड आई हैव दीस थिंग्स सो आई एम सर्वाइविंग, इट इज अंडरस्टूड। अब भूटान में आपने सुना होगा ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, कि आप ठीक है केवल आंकड़े को ये कर लें। अब जीडीपी में धोखा है, क्या धोखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश के अंदर के प्रोडक्शन को बताता है, ठीक है। अब पता चले देश के अंदर 100 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, अब उसमें क्या है 50 करोड़ कोई फॉरेन कंपनी आके यहाँ बना रही है, तो देश के अंदर की कंपनी तो 85 करोड़ बना रही है। बात समझ में आई? तो इसीलिए इंडिकेटर लिया जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम का इंडिकेटर लिया जाता है। तो इस तरह से आप चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं। तो मिस्टर बी भी वो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का रेफरेंस देते हुए बोल सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो अगर आप रोज अखबार पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियोस देखने के अलावा, तो आप आगे आपको एक सेंस डेवलप होगा ब्रेन में, आपको बोलने की क्षमता है कि आपको एक टेलीपैथी डेवलप करेगी उस टॉपिक से रिलेटेड। क्योंकि बैंक से रिलेटेड रोज आर्टिकल आएंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आर्टिकल आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक कल परसों के पेपर में था कि अभी मानसून का टाइम है, बारिश हो रही, कहीं अच्छी हो रही है, ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। तो मानसून के गड़बड़ होने से क्रॉप्स भी बहुत गड़बड़ हो रहे हैं। तो एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो बहुत ही मजबूत बैंक है हमारी इकोनॉमी की, तो उसने एक मानसून इंडेक्स निकाला है। क्या निकाला है? मानसून इंडेक्स, कि उस इंडेक्स पे हमारी इकोनॉमी कैसा कर रही है और कुछ क्रॉप्स पे जो इम्पैक्ट है मानसून का, तो वो इंडेक्स कैसे काम करता है, क्या है, थोड़ा आप जानेंगे तो उसको आप कहीं बोल पाएंगे डिस्कशंस में। इसीलिए प्लीज न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो यू विल डू लिटिल ब्रेन वर्क, है ना। चीजें वही आपके मन में रह पाएंगी जिनको आप रिपीट करेंगे। और फिर क्या होगा कि अब जैसे मैंने आपको एक नई चीज सिखाई, इंडस्ट्रियल क्या था वो, आईआईपी का फुल फॉर्म क्या था? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये रोज आपको दिखेगा, या हर अल्टरनेट डे, हर 4 दिन बाद आईआईपी इंडेक्स का जिक्र होगा, तो आपको ये भूलने नहीं देगा। इट विल हेल्प यू टू reinforce the knowledge again and again. So जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, रिटन, तो आपको लैंग्वेज आना चाहिए, आपको फैक्ट्स आने चाहिए, आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए, ठीक है। तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं रोज एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप इसको देखें और आप इसको नोट करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, माय गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स कि आप बहुत तरक्की करें, अच्छा करें, सक्सेसफुल हो। जय हिंद।